न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज जैन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी जी, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत ही ऊर्जावान लग रहे हैं। थैंक यू। जैन साहब, सवाल ये है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, परिवार या कोई भी समाज, हर किसी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। उसी कड़ी में हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने 1 महीना पूर्व जो है लोकसभा पटल पर अपना बजट रखा। वो बजट सर कैसा देखते हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़रों में कैसा है वो? सर ये बजट बहुत अच्छा है। इट्स ए वेरी इफेक्टिव बजट जी। और मेरे ख्याल से इससे देश की जो इकनॉमी है वो बहुत तेज़ी से बूम करेगी। हम जैसे एग्जांपल लें कि उन्होंने एक लिमिट जो थी, थ्रेशोल्ड लिमिट 12 लाख रुपए कर दी 7 लाख रुपए से। ऐसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा सरप्लस फ्लो होगा तो दैट विल गो इन द इंडस्ट्री, परचेजिंग पावर बूम होगी और वो अल्टीमेटली लीड करेगी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में। इसी तरह स्टार्टअप को बेनिफिट देते हैं, उनको 30 साल तक 2030 तक का बेनिफिट दे दिया गया, जो पहले 2025 में स्टार्टअप का बेनिफिट ख़त्म हो रहा था। ऐसे बहुत सारे स्टेप लिएंगे इस बजट के अंदर जो इकनॉमी को 100%, मेरा मानना यह है कि बूम करेंगे और जो हम एक विकसित राष्ट्र का सपना लेके बैठे हुए हैं 2047 तक, वो हमें 100% अचीव होगा। जैन साहब, सवाल ये था कि जब 12 लाख वाली बात ये घोषणा हुई कि इसमें कोई भी टैक्स का पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो जन समाज में, मतलब जनमानस में उत्साह तो था ही, और दिल्ली चुनाव भी जीत लिया गया। कुछ उसका इफेक्ट रहा होगा? जरूर पड़ा होगा। जब मुझे पता चलेगा कि इस बजट के कारण मेरी जेब में ज़्यादा पैसा आने वाला है। हाँ। और ओवरऑल मैं देखूंगा कि जो बजट बना है वो ग्रोथ की तरफ बात करता है, मेरी प्रोग्रेस की तरफ बात करता है, मेरे देश की प्रोग्रेस की तरफ बात करता है, तो क्यों नहीं मैं वोट दूंगा। तो काफ़ी हद तक ये वजह भी दिल्ली चुनाव का बिल्कुल। जैन साहब, एक सवाल और भी था। जब ये छूट की घोषणा की गई तो वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि ऐसा करने से 1 लाख करोड़ का राजस्व का नुकसान भी होगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो राजस्व की भरपाई सरकार किन रास्तों से करेगी? सर एक्चुअली अब जो गवर्नमेंट मूव कर रही है, गवर्नमेंट ने, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि दे आर प्लानिंग टू टेक सम करोड़ लोन्स आल्सो, 8 करोड़ समथिंग लाइक आई वाज रीडिंग यस्टरडे इन द न्यूज़पेपर आल्सो। तो सम थ्रू द लोन्स कर रही मैकेनिज्म के थ्रू, और कुछ जैसे जैसे गवर्नमेंट सारी इंसेंटिव से डिडक्शन ख़त्म करती जा रही है और हम नए सिस्टम में कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं टैक्स इनका दूसरे पार्ट में बढ़ेगा। तो उस तरह गवर्नमेंट, और दूसरा बात, जब इकोनॉमी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जॉब जनरेट होगा। मान लो अब गवर्नमेंट ने कहा जी मैंने 12 लाख तक की ऑब्जेक्शन आपको दे दी, अब मेरे हाथ में पैसे सरप्लस आ गए एज एन इंडिविजुअल, मैं उसे जब परचेजिंग ज़्यादा करूँगा, कुछ न कुछ खरीदूंगा तो एक इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन मेरे हाथ में बढ़ेगा। तो वो भी मेरे हाथ में जो लाख करोड़ का मुझे नुकसान हुआ है राजस्व का, वो वहाँ से भरपाई होगा, बल्कि ज़्यादा ही आएगा इन द लॉन्ग रन। क्योंकि सर मध्यम वर्ग परिवार का भी पैसा बचाता नहीं, वो खर्च कर लेता है। वो खर्च कर लेता है, बिल्कुल सही। जो भी बचत होगा उसको वो खर्च करेगा, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा सर, तो उससे जीडीपी भी बढ़ेगा सर, उम्मीद है। बिल्कुल सर। क्या सर ये माना जाए कि वित्त मंत्री जी का अभी तक के कार्यकाल का सबसे बेहतरीन बजट है? बिल्कुल, मतलब अभी तक मैं कहूँ तो पिछले 1 या 2 साल में जो बजट का मैं रूप देख रहा हूँ, पहले हमें लगता था बजट आया ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बट दिस टाइम सर्टेन ये जो बजट इस टाइम बन रहे हैं वाकई ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे। देयर आर मेनी स्टेप इन दिस। सर एक सवाल और भी था, इस बजट में कृषि, निवेश और सर्विस सेक्टर के साथ साथ मूलतः एमएसएमई सेक्टर को बहुत मजबूत करने की कोशिश की गई है। मुझे जानकारी मिली है कि आप बहुत सारी प्रतिष्ठानों में पूरे देश में कहीं न कहीं अपनी बात रखते हैं आप। तो एमएसएमई सेक्टर को लेके एक जनमानस के लिए आप बताइए कितना बेहतर बजट में व्यवस्था किया गया है? देखो, एमएसएमई सेक्टर जो कंट्री को ग्रो करता है, वो कंट्रीब्यूशन उसका है 80% ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस कंट्री के अंदर। जितनी बड़ी यूनिट है, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब एमएसएमई पे डिपेंड करती हैं एज एन एंसिलरी यूनिट। इसलिए इनको करने के लिए गवर्नमेंट एक मजबूत अलग से हमेशा ही विशेष रहा है कि इनको बढ़ाया जाए, इसलिए एक एमएसएमई एक्ट भी बना हुआ है। और इस बार एमएसएमई एक्ट की लिमिट भी बढ़ाई गई है, जैसे कि जो मैक्रो एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 से 2.5 करोड़ हो गई और टर्नओवर 5 से 10 करोड़ बढ़ा दी गई, और जो स्मॉल एंटरप्राइज है 10 से 25 करोड़ एंड 50 से 100 करोड़ कर दिया गया। तो ऐसी जो लिमिट बढ़ाई गई है एमएसएमई सेक्टर की, मैक्सिमम 500 हाँ,
सो दैट मोर एंड मोर यूनिट MSME एक्ट में कवर हो सके। फिलहाल उसके अलावा लास्ट टाइम गवर्नमेंट एक और एक्ट लेके आई, इनकम टैक्स अमेंडमेंट की, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 43B स्मॉल h, जिसका पर्पस ये था कि यदि कोई MSME को टाइमली पेमेंट नहीं करेगा तो उसको इनकम टैक्स में डिसअलाउंस कर दिया जाएगा, सो दैट MSME को टाइमली पेमेंट मिल सके और वो आगे ग्रो कर सकें। दैट वाज द स्टेप टुवर्ड्स दैट। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है हाँ इस बजट का है, बिल्कुल जी। MSME सेक्टर जो है समाप्त हो जाए, मतलब और आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा सर, सुनने में आया कुछ मतलब जानकारी मुझे मिली है कि MSME सेक्टर पे कुछ दबाव भी होते हैं कि भाई अगर आप हम सामान हमें देना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन आप खत्म करो, कहीं कुछ ये न्यूज आई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हो भी रहा है। असल में थोड़ा ये जो MSME का प्रोविजन है तो अनरियलिस्टिक है, इन द सेंस कि आप कहते हो 45 दिन और 15 दिन में पेमेंट करो। अब कई बार MSME खुद ही इतनी टाइम में पेमेंट नहीं मिल पाती तो आगे कैसे करेगा, तो उसका भी डिसअलाउंस हो जाता है। जी। तो वो वहाँ पे उसके सर्वाइवल को भी क्वेश्चन मार्क कर रहा है इस टाइम। और बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने कंडीशन रख दी है कि यदि आपको हमसे बिजनेस करना है तो आप MSME के सर्टिफिकेट रजिस्टर सरेंडर करो, और इस कारण हाँ, तो इस कारण काफ़ी लोगों ने सर्टिफिकेट को सरेंडर भी किया है, कैंसिलेशन भी हुआ है। और और आज बिग इंडस्ट्री प्रेफर करें उन MSME के साथ काम करना जो अनरजिस्टर्ड है। तो सर लेकिन जो इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं, हाँ, उसके लिए बदलाव वो ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ये 15-45 दिन तो अच्छी बात है, लेकिन जो डिसअलाउंस का प्रोविजन है उसमें ये लग दें कि आप बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR कर दें, क्योंकि उसमें एक अच्छा पीरियड मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, उसमें फिर डिसअलाउंस बहुत कम होगा और ज़्यादा कंप्लायंस इफेक्टिवली हो पाएंगी। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और बता दें जो आपने सुझाव दिया है कि वो कैसा करें, जो आपने बोला प्रोसीजर में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 43 भी जो सेक्शन डिसअलाउंस की बात करता है, कहता है पूरा जो सेक्शन है वो कहता है कि आप यदि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR ये पेमेंटें नहीं करेंगे, PF ESI है या टैक्सेस की पेमेंट नहीं करेंगे तो हम इनको इनकम में एड बैक कर देंगे। तो सिमिलर, लेकिन जो 43BH है उसके लिए प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। उसमें वो एक्सेप्शन दे दिया कि आपको 45 डेज में 30 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी, यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपका खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। तो ये जो H है ये अदर देन दैट जो दूसरे प्रोविजन है उनसे डिफरेंट है। तो इसको भी उन्हीं के समान पैरेलल कर दिया जाए कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR कर दिया जाए, सो दैट प्रैक्टिकली इससे MSME का पर्पस भी सर्व हो जाएगा, उनको पेमेंट भी मिल जाएगी और खर्चे भी डिसअलाउ नहीं होंगे। और दूसरी जो बड़ी बिग इंडस्ट्री है वो प्रेशर नहीं डालेंगी कैंसिलेशन कैंसिल करो। ये आपका एडवाइस है? यस सर। अच्छा एक बात और था कि हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सौर ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अभियान हो, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, राइट सर। उसके बावजूद भी हमारे भारत देश का रुपया जो है डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? सर जो किसी भी रेट का जो डॉलर की या वैल्यू या रुपये की वैल्यू होती है डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई और डिमांड के अंदर। तो कहीं ना कहीं रुपीज़ की इतनी डिमांड नहीं बन पाई है अभी जितनी बननी चाहिए थी। मोदी जो एफर्ट्स हो रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद इसके रिजल्ट, क्योंकि 10 साल के अंदर उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, आज हम देखा जाए तो जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का एरिया है, रक्षा अनुसंधान का एरिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट में आ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें कंट्री हमसे माल खरीद रही हैं इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री, चाइना, अमेरिका, दे आर प्रेफरिंग अस, आवर प्रोडक्ट्स आर मोर रिलायबल। तो स्लोली एंड स्लोली मुझे विश्वास है कि जो उनके स्टेप्स हैं वो रंग लाने लगेंगे और रुपया आगे तेजी से जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी इट विल स्टार्ट ग्रोइंग। इनफैक्ट कुछ कंट्री के साथ तो एक समझौता भी हो रहा है कि आप हमारे साथ रुपये में डील करो इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और ओवर द पीरियड इनके नजर आएंगे रिजल्ट। सर क्या सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ जाते हैं तो क्या हमारा रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी? क्योंकि हमें बाहर जो है पेमेंट कम भेजना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज हमारी जो सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रही है वो दो चीज़ों पे हो रही है, एक ऑयल पे जो हम इंपोर्ट करते हैं और एक कोल के ऊपर। राइट। यदि हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम अच्छा जाता है, सोलर पावर में हम आ जाते हैं,
तो हमारा जो इम्पोर्ट है खासतौर से पेट्रोल का काफ़ी कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हमारी जो डिमांड हम पेमेंट करेंगे डॉलर दूसरी चीज़ों में, तो उसकी डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेटली हमारा रुपया आगे आगे ग्रो करेगा। राइट सर, 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भारत देश को एक अलग दिशा में दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, उनका नेतृत्व और गडकरी साहब के लिए? सर मैं कहूँगा गडकरी साहब को तो मैं हैट्स ऑफ कहूँगा जी। उनके नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड डेवलप हुआ है, हाँ, वो उसका अभी तक देखने को नहीं मिला। और आगे वो तो ये बात कर रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा बहुत जो दिक्कतें होती हैं, जगह जगह वो पॉइंट लगे होते हैं जहाँ आपको पेमेंट करनी पड़ती है, टोल टैक्स वगैरह की, मैं वो भी खत्म कर दूंगा अगले कुछ समय में। जी। तो वो तो इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। और इसमें समय जो मोदी जी का नेतृत्व है, वो तो मतलब आज वर्ल्ड गुरु के रूप में भारत एस्टेब्लिश हो रहा है। आज भारत विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है, कहीं भी बाहर हो तो इंडिया को बीच में कहीं ना कहीं रखने की बात की जाती है। जी। और कोई किसी देखिए यूक्रेन और मैं वही कह रहा हूँ, में भी मोदी जी की बात हो रही है, उनके मध्यस्थता की बात हो रही है। एक बार जो वर्ल्ड लीडर की बात हुई थी तो मोदी जी ने एक बात कही थी, ये टाइम लड़ने का नहीं है, मिलकर चलने का, आगे बढ़ाने का है। तो उसको कई वर्ल्ड लीडर ने रिपीट किया। तो इनके नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनता जा रहा है, एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमी के रूप में बढ़ रहा है। और उन्हीं के नेतृत्व में श्रीमती सीतारमन जी भी बहुत अच्छा बेहतर कार्य करेंगे। अच्छा सर, इस योजना के अंदर देखा ये गया है कि स्टार्टअप जैसे अमेजॉन है, बहुत कम समय में कितनी बड़ी कंपनी बन गई, तो स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा स्टार्टअप के फायदे और नुकसान थोड़ा सा बताएं देखो हमारे युवाओं को। पहले स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप वो एंटिटी है जो नया प्रोसेस, नया डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी लेके आती है। और किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है, जो तेजी से अपलिफ्ट होती है, वो इनोवेशन डेवलपमेंट से होती है, नई स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेकर आती है। इंडिया में जितनी पॉपुलेशंस है तो उसके लिए स्टार्टअप बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके, नई इनोवेशन जरूरी है कि हम वर्ल्ड में compete कर सकें, हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग हो, सस्ता और सबसे कम्पिटिटिव हो। तो स्टार्टअप को तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रमोट कर रही है। इसलिए इस साल भी जो स्टार्टअप की जो बेनिफिट 80 IAC में खत्म हो रहा है 2025 में, उसको 2030 तक ले गई गवर्नमेंट, 30 तक बढ़ा दिया गया। हाँ सर। तो स्टार्टअप देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी व्यवस्था के लिए, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड में। किसी अर्थव्यवस्था को मजबूती से बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई डेवलपमेंट प्रोसेस वो हेल्प करते हैं इंडिया को लीड करने में, किसी भी कंट्री को लीड करने में। मनोज जैन साहब, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे युवाओं को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में आप उनको बताएं कि अक्सर जो है बहुत सारे स्टार्टअप बीच में ही बंद हो जाते हैं, तो कहाँ वो अपने को मजबूत रखें कि स्टार्टअप को जहाँ वो चाहते हैं सपना पूरा करना, वो पूरा कर पाएँ। असल में एक तो जो भी स्टार्टअप हैं उनको दो चीज़ें चाहिए। एक तो उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि अपने फंड पे कंट्रोल रखें, और हर दिन जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, आसपास के एरिया में, उससे अपने आप को अपडेट रखें। कई बार हम एक प्रोडक्ट को लेके आते हैं, साल भर में अगर कोई दूसरी कंपनी उस अच्छे प्रोडक्ट को लेके आ गई या उसे बेटर कर गई, तो हमें चाहिए कि हम उनसे अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकें। दूसरा, ओवर फंडिंग, ओवर एक्सपेंडिचर पे ना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जरूर रखें साथ। हाँ, साथ रखें। हम एकदम से बूस्ट करने के लिए ओवर एक्सपेंडिंग कर जाते हैं, और कई बार वो मीट आउट नहीं हो पाती, हमारे प्रोडक्ट उतना तेजी से आगे लॉन्च नहीं कर पाता, तो हम फेल हो जाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोग स्टार्टअप के साथ साथ फंड मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। फंड मैनेजमेंट, और जो आपने बोला कि एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखें, और आसपास अपने नज़र भी रखें कि भाई दूसरे एरिया में क्या काम चल रहा है, कैसे कैसे मार्केट तेजी से चेंज हो रही है, राइट, और उसके हिसाब से क्या उस जो भी प्रोडक्ट वो लेकर चल रहा है उनको कैसे चेंज करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक थोड़ा जनता का सवाल था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार जो 12 लाख वाला जो स्लैब आया है छूट के लिए, क्या जो हमारी भारतीय परिवेश में एक मनोवृत्ति होती है सेविंग की, तो क्या सेविंग की जो पद्धति है, नीति है, वो कुछ डाउन होगी, क्योंकि उससे कोई टैक्स बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। देखो एक बात बताऊँ, जनरली अगर आप देखें, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उस एरिया में, नो डाउट अबाउट इट, बट ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, आप टैक्स को भूल जाएं, तो हमारे बेसिक के लिए जरूरत है, भविष्य के लिए। अगर मेरे को मेडिकल में चाहिए तो चाहिए, भाई मेरे को कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, मेरी कोई फैमिली को बीमार पड़ गया, तो एकदम से लाखों रुपए का बिल आ जाता है। यदि मैंने मेडिकल नहीं ले रखा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ से लाएंगे। सिमिलरली LIC हेल्प करती है, यदि मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार के लिए एक अच्छा फंड मैनेज होता है, उसके मिलता है उसको। तो इसलिए मेरे ख्याल से लोगों को इस परिवेश में नहीं दिखना चाहिए कि अब हमारा ये स्कीम से कोई लेना देना नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट ना करें। ये इन्वेस्टमेंट हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। PPF हो गया, LIC म्यूचुअल फंड हो गया, हाँ, इंश्योरेंस हो गया,
मेडिकल एम हो गया, ये बड़े बेसिक चीज़ें हमारे को सर्वाइवल के लिए, इसको टैक्स के रूप में नहीं दिखना इसको चाहिए। टैक्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो मेरा इस बार जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने देखा इस बार के बजट से सर, जो हमारे लोग जो सेविंग में जाते थे अब वो म्यूचुअल और बहुत सारी चीज़ों में जा रहे हैं। हाँ, तो वो भी अच्छे स्टार्ट अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में जा रहा है, जो इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर वो सर्कुलेट करेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोग को जॉब मिलेंगे, जब ज़्यादा लोग जॉब मिलेंगे तो ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली घूम फिर के इकोनॉमी ग्रो करेगी और जीडीपी हमारी अप जाएगी, बढ़ेगी। सर एक सवाल और भी था, 140 करोड़ देशवासियों में से अभी भी टैक्स पेयर की संख्या बहुत कम है। मैं इनकम टैक्स पेयर की बात कर रहा हूँ। क्या इस बजट के बाद मुख्य धारा में लोग रिटर्न फाइल करेंगे आगे? सर रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है ही। जो ये उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ, 12 लाख की जो ये बेसिक जो इन्होंने थ्रेशोल्ड दी, ये एग्जम्पशन नहीं है 12 लाख की, पहले समझ लें। जी। ये रिबेट है, जिनकी 12 लाख से ऊपर है इनकम है उन्हें पूरा टैक्स देना पड़ेगा एज यूजुअल, उन्हें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने कमाया है प्रॉपर्टी बेचने खरीदने पे, तो वो 12 लाख की उसमें लिमिट में नहीं आता है। ये बेसिक जैसे बिजनेस इनकम है, नॉर्मल इनकम है, उनके लिए है, कैपिटल गेन के लिए नहीं है। ठीक है ना? तो इस कारण हमें 12 लाख करना पड़ेगा। मतलब उसमें जो है मतलब जो 12 लाख वाला इनकम है उसमें उनको अगर रिटर्न फाइल फाइल करना पड़ेगा, तभी तो बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बेनिफिट मिलेगा और टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी इससे सर। और वो लोग जब टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी, टैक्स मतलब सर असल में देखो ना, 12 लाख की एग्जम्पशन होने पे इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी ग्रो करती है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाता है, ज़्यादा पैसा आता है, ज़्यादा इनकम बढ़ती है। तो आप देखो ना, लोग 12 लाख की इनकम ज़्यादा कमाने लग जाएंगे ओवर द पीरियड। जब मुझे याद है 5 लाख की इनकम भी छूट हुई थी, 7 लाख की हुई थी, लोगों को लगता है रिटर्न फाइल नहीं होगी, लेकिन उसका परिणाम क्या है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई, 5 लाख तो हर कोई कमा ले रहा है। लेकिन सर आज भी इस 21वीं सदी में भी इनकम टैक्स के नाम पे लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं सर। वो एक बेसिक बहुत कुछ पारदर्शिता हो नहीं सर, अब तो वगैरह बहुत सही बात है। अब तो हर एक चीज़ मोदी जी के जो एफर्ट्स हुए, ऑनलाइन पेमेंट, पेटीएम वगैरह, इसके रिजल्ट दिखने लगे हैं। आप ये देखो, छोटे व्यक्ति, रिक्शा वाला भी पेटीएम लगे चल रहा है, सब्जी वाला पेटीएम लगे चल रहा है, तो इनकम पारदर्शी आ रही है। अभी गोलगप्पे का पड़ा था कि उसकी इतनी टर्नओवर है, वो जीएसटी पे नहीं कर रहा। और सर आपने कुंभ में देखा होगा, हाँ, लोगों ने बड़ा बिजनेस बेचने वाला कितना पैसा कमा तो इट मींस एक्चुअली में पहले बहुत सारी चीजें इकोनॉमी से बाहर जा रही थी, अब वो इकोनॉमी में टैपिंग में आ रही है। तो आप देखना इकोनॉमी में रिटर्न बहुत तेजी से बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, बढ़ेगा। और वो लोग सरकार की नीतियों से भी जुड़ेंगे। हाँ, और सरकार बल्कि बेसिक बेनिफिट दे रही है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो क्यों नहीं पे करेंगे टैक्स। और आज लोग बाइंड नहीं करते टैक्स पे करने में। जी। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ टाइम प्रैक्टिस के अंदर, पीपल वांट टू पे द टैक्स। अच्छा जैन साहब, एक सवाल था, हमारे देश में एक क्षेत्र है कृषि काम करने वाले जो भी किसान हैं, उनका टैक्स अभी भी एग्जेम्प्ट है, छूट है। क्या आपको लगता है जो बड़े किसान हैं, जो ज़्यादा मोटा पैसा कई करोड़ रुपए कमाते हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए? क्या आपकी एडवाइस है? सर देखो, मेरा मानना ये कि जो वैसे तो सेंट्रल एजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, वो जो कृषि पे जो टैक्स का राइट स्टेट को देता है, सेंट्रल को नहीं देता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन। दूसरा एक हाँ पॉलिटिकल इशू भी है ये। बट यदि हम देखें तो जब हमने एग्जाम्पशन दे रखे 12 लाख तक एक एवरेज इंसान को, तो जो कृषि में 12 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो एग्जाम्पशन वहाँ भी दे सकते हैं। हम जो अच्छा लोग कमा रहे हैं उनको हम क्यों छोड़ रहे हैं? मेरे समझ से बाहर है। मतलब नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे पूछना, जो मान लो 50 लाख कमाते हैं, हाँ, तो उनको कवर करना चाहिए, उनको टैक्स पेयर के रूप में लाना चाहिए। बिल्कुल ये कह रहा हूँ मैं कि एक लिमिट से ऊपर जो टैक्स कृषि से पैसा कमा रहे हैं उनको लेके आने चाहिए। हाँ, उनको लेके आना चाहिए, उसके बाद उन पर टैक्स लगना चाहिए। बिल्कुल, आपकी एडवाइस है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और भी था जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपने मुझे समय दिया है मनोज जैन साहब। इस बजट में वित्त मंत्री जी के साथ सैकड़ों बुद्धिजीवी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने इस बजट को बनाया। आपको क्या लगता है कि इस बजट में अगर ये चीज़ ऐड ऑन और हो जाए तो बजट और अच्छा होता, या भविष्य में होना चाहिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर? यस, देखो जैसा पार्टनरशिप फर्म है या वो पार्टनरशिप फर्म LLP के रूप में भी आ चुके, दोनों पे सेम टैक्सेशन लगता है। उनके लिए आज भी कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं है। जैसे कि हमने 115 BAC लिया है, BAD लिया है, BAB लिया है कंपनी के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म को भी टैक्स के मतलब उनको भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन का, बेनिफिट टैक्स का, लोअर टैक्सेशन का मिलना चाहिए। जी। तो ये आपकी एडवाइस है? ये मेरी एडवाइस है। इसके अलावा सर, जैसे कि मान लीजिए
जीएसटी में 28% का टैक्स है मैक्सिमम, उस टैक्स को आप चाहेंगे कुछ कम हो? देखो ऐसा होता है कि कोई भी जो टैक्स है ना 28% या 15% या 20% है, हमें उसे लमसम में लिखना है 28% है। हमें समझने की जरूरत है कि उस इंडस्ट्री को इनपुट कितना मिल रहा है और अल्टीमेटली नेट टैक्स पे कितना जा रहा है। अगर हम बैठ के रिजम में देखें तो इनपुट बहुत कम मिलता था कई चीज़ों का, तो आउटपुट जब सो ज़्यादा ही था। और यदि आज आप नेट इनफ्लो आउटपुट निकालेंगे तो वो कम होगा। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली आईटीसी उस इंडस्ट्री को मिल कितना रहा है, और यदि आईटीसी अच्छा मिल रहा है तो बहुत कम पे कर रही है, बट स्टिल इट्स ए लग्जरी गुड। तो उनको छोड़ के जो बेसिक गुड है, सीमेंट है या कुछ चीज़ है, वो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, स्कूटी बहुत आवश्यक चीज़ है। हाँ, तो उसमें नहीं आती। हाँ, तो उसमें कम होना चाहिए, उसमें कम होना चाहिए। तो सरकार जो है कुछ इस पे सोचे विचार करे सो दैट आम आदमी तक कुछ चीज़ें सस्ती पहुंच सके। सर एक सवाल और भी था कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश को हर क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून या कुछ और चीज़ों पे बदलाव? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है आज जनसंख्या नियंत्रण। देखो रिसोर्सेज कितने ही कर लो, मेरे पास भूमि लिमिटेड है, मेरे पास पानी लिमिटेड है, मेरी भूमि कितना उपजाएगी जाएगी लिमिटेड है। तो अगर हमने इनको कंट्रोल नहीं किया तो कहाँ से सब चीज़ें मिलेंगी? आज पानी का संकट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड के सामने। दिल्ली में और प्रदूषण देखिए, दिल्ली प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यदि हमने इस पर इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया, आप कितनी ग्रोथ कर लो, कितने सब कुछ कर लो, आप पुलिस एक स्टेज पे सब जुड़े हो जाएगा। यदि आपको आज बेंगलोर में सुना पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, दे आर फेसिंग ए शॉर्टेज, उनकी रेट वैल्यू कम हो रही है। तो यदि आज हमने इस पर बहुत सीरियस सोचा नहीं तो कल हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमें माफ़ नहीं करेगी। तो सरकार इसके बारे में कोई बहुत ठोस जरूरत है, चाहे मतलब दे शुड प्लान समथिंग डेफिनेट स्टेप। सर हम दिल्ली में रहते हैं, हाँ। तो दो सवाल थोड़ा सा था। कोई नहीं। दिल्ली में आप रहते हैं, बहुत 10 वर्षों के बाद 11 वर्षों के बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कुछ मांग करेंगे दिल्ली के प्रदूषण के लेके, दिल्ली के नागरिकों के हित को लेके? बिल्कुल जी। एक्चुअली क्या है, देखो दिल्ली कैपिटल ऑफ द इंडिया है और बीइंग ए कैपिटल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और शुड बी पोल्यूशन टोटली फ्री। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, प्रदूषण यहाँ नहीं होना चाहिए। और मैं प्रार्थना करूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से कंट्री की जो कैपिटल होती है वो कंट्री की पहचान होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले उस कंट्री की कैपिटल को देखा जाता है कितनी बढ़िया जगह है, नहीं है। राइट। आज इंदौर, मैं कल इंदौर का पढ़ रहा था, इंदौर आज पहले नंबर पर सुंदर सिटी के रूप में आता है। हमें वहाँ से लर्न करना चाहिए उन्होंने क्या स्टेप लिए कि आज इंदौर पहले नंबर पे आ रहा है और दिल्ली क्यों नहीं आ सकती? तो थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इस पे ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान दें। इंदौर को हमें समझना चाहिए, वहाँ के स्टेप्स को समझना चाहिए और उनको एड ऑन करके अपनी समझ के अपने परिवेश के अनुसार से दिल्ली के हमें वो स्टेप लेने चाहिए। बस सर एक जनता से जुड़ा हुआ सवाल और भी है। अभी कल जो है भूकंप आ गया थाईलैंड और बैंकॉक में बहुत ज़्यादा। हमारे दिल्ली में बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियां हैं और छोटे छोटे पुराने मकान हैं, तो क्या यहाँ पे भूकंप रोधी या उसके बारे में एक जागरूकता मिशन लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। एक्चुअली दो चीज़ों की दिल्ली में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एक तो भूकंप विरोधी और एक वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या होनी चाहिए। तो इनके अलावा जैसे जैसे बहुत सारे एरिया में इनका कारण होता है पानी जमीन का यूज हो रहा है, उस पर भी हमें स्टेप लेना चाहिए कि हर जगह नल पहुँच सके, जहाँ से वो जिनकी डिपेंडेंस है वो कम हो सके और सबको अवेयरनेस की जा सके। और जो स्टेप एज ए गवर्नमेंट हम ले सकते हैं कि भूकंप विरोधी भवन बनाने की, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की, वो हमें लेने चाहिए। या जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो कैसे रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं, वही मैंने कहा ना, भूकंप विरोधी बनाया जा सकता है उन बिल्डिंगों को, हमें उस पर स्टेप लेने चाहिए। ये दो विशेष आपका निवेदन है। अच्छा सर 5 मिनट आप लेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें योग्य जो स्टूडेंट है वही पास आउट होता है। तो सर आपको उस समय कहाँ से आपको इतना प्रोत्साहन मिला कि आपको लगा कि नहीं हमें जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? सर पता नहीं 10th या 12th में ही मेरे ये एम था कि मुझे सीए बनना है। सर मे बी आवर कम्युनिटी इज मच लीडिंग इन दिस प्रोफेशन। तो मैं देखा अपने आसपास में काफ़ी लोगों जो सीए थे
हाँ हाँ तो मुझे उनसे इंस्पायरेशन मिली कि यार मुझे भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। हाँ तो फ्रॉम ऑल दैट एंगल, और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जिसकी वो सबसे ज़्यादा देश की ग्रोथ में हेल्प करता है। जी जी आज आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा ब्रिज है, पूरा ब्रिज है, एक तरह से पूरा फंड जमा होने में, पूरा फंड जो जमा हो रहा है करीबन मोर देन 90% तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से ही जमा हो रहा है। तो जो कंट्री को, देश की एक सेवा करने की भावना होती है वो सी के ऑफिस से शुरू होती है। तो उसके लिए पूरा श्रेय आपको जाता है सर। तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी को जाता है। तो सर उस वक्त मतलब बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में जब आप थे, हाँ। तो मन में क्या था, माता पिता का ड्रीम था, क्या था? सर बिल्कुल, माता पिता का, हर एक का माँ बाप का इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छे बढ़े और देश की वृद्धि में ग्रो करें। क्योंकि सर उस वक्त ना गूगल था ना कुछ भी था। बिल्कुल, माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई आप उनका बच्चा आगे जाके अच्छा सेटल हो और देश के लिए प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। राइट। तो वही चीज़ हमारे दिमाग में भी थी कि सपना पूरा करना है। हाँ, तो सीए से अच्छा कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता कि जहाँ आप मैक्सिमम देश के लिए फंड्स के अरेंजमेंट करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जिससे कि देश हमारा तेजी से आगे आर्थिक रूप से प्रोग्रेस कर सके। सर अभी जो नंदा जी प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ। उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे, उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे? सर मैं तो पहले नंदा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। हाँ। कि जो हमारे देश के, हमारे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट बने हैं। जी जी जी। और वो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और मैं उनको जानता हूँ शुरू से। उन्होंने बहुत मेहनत की इंस्टीट्यूट के लिए एज ए काउंसिल मेंबर, और आगे मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो प्रोफेशन को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। अभी आते उन्होंने एक स्टेप लिया है कि जो सीए की फाइनल के बच्चे कर रहे हैं, पहले वो 2 बार साल में एग्जाम दे सकते थे, अब 3 बार दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत बड़ा स्टेप है जी, ज़्यादा कि आज इकोनॉमी को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, बहुत जरूरत, जो उनकी हेल्प कर सके कंट्री को ग्रो करने के लिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया और मुझे उनसे आगे और भी बहुत उम्मीद है कि वो कंट्री ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टेप लेंगे इंस्टीट्यूट को ले जाने में। अच्छा, एक सर जनता का सवाल ये भी था, मैक्सिमम आज के जो बच्चे हैं सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जॉब में चले जाते हैं। हाँ हाँ। सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ उनका रुझान धीमे धीमे कम देखा जा रहा है। नहीं, मैं ये एम था कि मुझे सीए बनना है। शायद मे बी आवर कम्युनिटी इज मच लीडिंग इन दिस प्रोफेशन। तो मैं देखा अपने आसपास में काफ़ी लोगों जो सीए थे, हाँ। तो मुझे उनसे इंस्पायरेशन मिली कि यार मुझे भी इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। हाँ। तो फ्रॉम ऑल दैट एंगल, और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा पर्सन है जिसकी वो सबसे ज़्यादा देश की ग्रोथ में हेल्प करता है। जी जी। आज आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा ब्रिज है, पूरा ब्रिज है, एक तरह से पूरा फंड जमा होने में, पूरा फंड जो जमा हो रहा है करीबन मोर देन 90% तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से ही जमा हो रहा है। तो जो कंट्री को, देश की एक सेवा करने की भावना होती है वो सी के ऑफिस से शुरू होती है। तो उसके लिए पूरा श्रेय आपको जाता है सर। तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी को जाता है। तो सर उस वक्त मतलब बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ में जब आप थे, हाँ। तो मन में क्या था, माता पिता का ड्रीम था, क्या था? सर बिल्कुल, माता पिता का, हर एक का माँ बाप का इच्छा होती है कि उनके बच्चे अच्छे बढ़े और देश की वृद्धि में ग्रो करें। क्योंकि सर उस वक्त ना गूगल था ना कुछ भी था। बिल्कुल, माँ बाप की इच्छा होती है कि भाई आप उनका बच्चा आगे जाके अच्छा सेटल हो और देश के लिए प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सके। राइट। तो वही चीज़ हमारे दिमाग में भी थी कि सपना पूरा करना है। हाँ। तो सीए से अच्छा कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता कि जहाँ आप मैक्सिमम देश के लिए फंड्स के अरेंजमेंट करते हैं, जुगाड़ करते हैं, जिससे कि देश हमारा तेजी से आगे आर्थिक रूप से प्रोग्रेस कर सके। सर अभी जो नंदा जी प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ। उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे, उनको क्या शुभकामना संदेश देंगे? सर मैं तो पहले नंदा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। हाँ। कि जो हमारे देश के, हमारे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट बने हैं। जी जी जी। और वो बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और मैं उनको जानता हूँ शुरू से। उन्होंने बहुत मेहनत की इंस्टीट्यूट के लिए एज ए काउंसिल मेंबर, और आगे मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो प्रोफेशन को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। अभी आते उन्होंने एक स्टेप लिया है कि जो सीए की फाइनल के बच्चे कर रहे हैं, पहले वो 2 बार साल में एग्जाम दे सकते थे, अब 3 बार दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत बड़ा स्टेप है जी, ज़्यादा कि आज इकोनॉमी को बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, बहुत जरूरत, जो उनकी हेल्प कर सके कंट्री को ग्रो करने के लिए। तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया और मुझे उनसे आगे और भी बहुत उम्मीद है कि वो कंट्री ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टेप लेंगे इंस्टीट्यूट को ले जाने में। अच्छा, एक सर जनता का सवाल ये भी था, मैक्सिमम आज के जो बच्चे हैं सर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जॉब में चले जाते हैं। हाँ हाँ। सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ उनका रुझान धीमे धीमे कम देखा जा रहा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर देखो, ये तो अपने बच्चों की अपनी पसंद है। आज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा वो आपको ऑफर कर रही है और इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपोजर भी है। धीरे धीरे इंडस्ट्रियाँ बड़ी हो रही हैं, उनको डिमांड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा, तो उनको अपना कैरियर, अपना प्रोफेशन एक इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो प्रोफेशन में भी आ रहे हैं। अभी यंग बच्चे भी काफ़ी प्रोफेशन ज्वाइन करके आगे इसको बढ़ा रहे हैं। बट यस, आज की डेट में इंडस्ट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखते हुए बच्चे उधर मूव कर रहे हैं। हाँ, मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिस में आना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी जानकारियाँ मिल सके। लास्ट, बिल्कुल लास्ट सवाल, बजट जो है
मतलब देश को विकसित राष्ट्र की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल 100% लेके जाएगा। तो सीतारमन जी के लिए 2 शब्द बोलिए। मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, इतने अच्छा बजट लेके आए, और मैं उनको शुभकामनाएं दूँगा कि आगे से आगे और भी ऐसे स्टेप लेके आए जिससे कि हमारा देश जो 2047 की उम्मीद किए बैठा है विकसित राष्ट्र की, वो हम 2040 में अचीव कर सकें। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर।